Hello, sixth class. I hope you all are good at home. Today we will continue chapter number 8, living organism and their surroundings. In our last video, we already read about characteristics of living organisms, but now we will read a new topic, that is components of an environment. So let's start. Components of an environment. Our environment is our surrounding. हमारा पर्यावरण हमारे आसपास होता है, जहाँ हम रहते हैं वही हमारा इन्वायरमेंट होता है. इट्स इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इसमें दोनों ही लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड होती है. द लाइफ एंड द ग्रोथ ऑफ एवरी लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट इट लिव इन. हर एक लिविंग थिंग की लाइफ और उसकी ग्रोथ उस इन्वायरमेंट पर ही होती है जहाँ पर वो रहता है. Environment include all the factor that affects the growth and form of the organism. Environment में वो सभी फैक्टर इंक्लूड होते हैं जो जीव के रूप में और उसकी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं. These factors are of two types, बायोटिक एंड एबायोटिक. इन फैक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, बायोटिक एंड एबायोटिक. यहाँ पे आपको डायग्राम गिवन है. इन्वायरमेंट टू टाइप्स में डिवाइड है, एबायोटिक और बायोटिक. एबायोटिक में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? एयर, वाटर, लाइट, सॉयल, टेम्परेचर. और बायोटिक में प्लांट्स एंड एनिमल. तो बायोटिक्स में सभी जीवित चीज़ें आती हैं और एबायोटिक्स में नेचर की दी हुई चीज़ें आती हैं जो भगवान की देन है. एयर, वाटर, लाइट, सॉयल, टेम्परेचर. ठीक है, तो इन्वायरमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एबायोटिक एंड बायोटिक. अब हमारा न्यू टॉपिक है जो है इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर. जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं. देयर इज अ सिस्टम ऑफ लिविंग एंड टेक बिटवीन द टू. इन दोनों के बीच में लेन देन का सिस्टम चलता रहता है. कैसे होता है? द एबायोटिक कंपोनेंट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट. एबायोटिक कंपोनेंट क्या देते हैं? प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देते हैं. प्लांट्स प्रिपेयर फूड फॉर एनिमल्स. प्लांट्स प्रिपेयर करता है हमारे लिए, एनिमल्स के लिए फूड. व्हेन द प्लांट्स एंड एनिमल डाई दे आर डिकम्पोज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड मिक्स विद द सोयल. जब भी प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं, वो जो उनके डिकम्पोनेंट्स होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं. द न्यूट्रिएंट्स आर पुट बैक इनटू द सोयल. जो प्लांट्स और एनिमल के जो न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं वो फिर दोबारा से सोयल, एयर और वाटर में मिल जाते हैं, दोबारा से उन्हें वापस मिल जाते हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जॉर्ब बाय प्लांट्स एंड द साइकिल इज अगेन रिपीटेड. फिर उसके बाद वो न्यूट्रिएंट्स हवा से, पानी से, मिट्टी से प्लांट्स ले लेते हैं. फिर ये साइकिल दोबारा दोबारा से रिपीट में चलती रहती है. तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में इंटरेक्शन होती है कि वो एक दूसरे के साथ लेन देन करते रहते हैं. आगे आगे हमारा टॉपिक है हैबिटेट. A habitat is a place where plants and animal live. It is the address of an organism. Habitat की वो जगह है जहाँ पर plants और animal जीते हैं, रहते हैं. It is the address of an organism. ये जीव का address होता है. A good habitat must also provide space to find food, water, shelter and opportunity for breeding. एक अच्छा habitat, एक अच्छा घर वो होता है जिसके अंदर space होती है खाना ढूंढने की, पानी ढूंढ सकते हैं, शेल्टर और बहुत सी अपॉर्चुनिटियाँ मिलती रहती है हमें. हैबिटेट्स हैव बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑफन इन डिफरेंट क्वांटिटी. हैबिटेट्स में लिविंग और बोथ नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही आते हैं और ये डिपेंड करता है वो कितनी क्वांटिटी में है. फॉर एग्जाम्पल, अ डेजर्ट हैज़ अ हार्श इन्वायरमेंट एंड देयर फॉर इन दिस हैबिटेट द नॉन लिविंग थिंग्स डोमिनेट. जो डेजर्ट होता है उसका जो इन्वायरमेंट होता है बहुत रूखा होता है, तब भी वहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो हावी होते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं. गर्मी के कारण वहाँ पे वो नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं. इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हाउएवर देर आर सो मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट दे आउट नंबर द नॉन लिविंग थिंग्स. जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उधर क्या होता है, बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपनी क्वांटिटी से भी ज़्यादा हो जाते हैं, अपने नंबर से भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है.
मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। बहुत से अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं अलग अलग हैबिटेट में। जिस हैबिटेट में, जिस माहौल में हम जा रहे हैं, वहाँ पर अलग अलग प्लांट्स मिलेंगे, अलग अलग एनिमल्स भी दिखाई देंगे। जैसे कि हमें पता है कि जो कैक्टस प्लांट है वो कहाँ पर हमें दिखता है, डेजर्ट में, रेगिस्तान में। और जो ओक ट्री है, पाइन ट्री है, ये कहाँ पे दिखते हैं ज़्यादातर, माउंटेन्स पे, पहाड़ों पर। तो ये क्यों है, ओक ट्री और पाइन ट्री हमें डेजर्ट में क्यों नहीं देखते? क्योंकि जो उनका इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, माउंटेन का, पहाड़ों का, जहाँ पर बहुत ठंड होती है, बारिश होती रहती है, तो वो वहाँ पर अपनी सराउंडिंग में रहते हैं। और वैसे ही कैक्टस जो होते हैं, थॉर्नी प्लांट्स होते हैं, वो हमें ज़्यादातर डेजर्ट में दिखाई देते हैं। तो अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल हमें अलग अलग जगह पर दिखाई देते हैं। तो ये हमारा था हैबिटेट। हैबिटेट में क्या था, जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल रहते हैं। ओके, आगे है हमारा न्यू टॉपिक, टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशंस। टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, हैबिटेट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए, 2 पार्ट्स में, टेरिस्ट्रल और इक्वेटिक। टेरिस्ट्रल हैबिटेट और इक्वेटिक हैबिटेट। टेरिस्ट्रल हैबिटेट को भी आगे सब पार्ट्स में डिवाइड किए। टेरिस्ट्रल मीन्स कि ऑन लैंड, जो एनिमल्स, जो प्लांट्स लैंड पर होते हैं वो होते हैं टेरिस्ट्रल हैबिटेट के अंडर। जैसे कि लैंड लैंड पर अब क्या हो सकता है, फॉरेस्ट में, ग्रास लैंड पर, माउंटेन पर, डेजर्ट पर। टेरिस्ट्रल हैबिटेट को भी अगर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, माउंटेन, डेजर्ट। और एक्वेटिक हैबिटेट में क्या होता है, सी, ओशियन। ठीक है, तो अलग अलग हैबिटेट्स में अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल होते हैं। तो टाइप्स ऑफ हैबिटेट में 2 टाइप्स होता है, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। और साथ में यहाँ पे बोला है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है, अपने आप को अडेप्ट कर लेना। क्या अडेप्ट करना, चेंज कर लेना, आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाना। जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उस इन्वायरमेंट की तरह अपने आप को चेंज कर लेना। किसी भी प्लांट्स और एनिमल ने अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि फ़िश जो होती है वो वाटर में रहती है, वो लैंड पर क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि जो वो उसके गिल्स होते हैं वो ऑक्सीजन ले लेते हैं वाटर में से ही, और जो उसकी फिन्स होती है वो उसको बॉडी को बैलेंस करके फ़िश को स्विम करने में हेल्प करती है। वही कैमल को देखें तो कैमल डेजर्ट एरिया में कैसे रह सकता है, क्योंकि जो उसकी लेग्स होती है वो बहुत लंबी होती है, जिससे उसकी बॉडी गर्म मिट्टी से दूर रह सकती है और अपने पास, और उसके पास रात में ठंड से सर्वाइव करने के लिए क्या होती है, थिक फर होती है उसकी बॉडी में, जिससे वो रात को ठंड से बचता है। ठीक है, और उसके जो बॉडी के ऊपर हम्प होता है वो उसमें वो खाना स्टोर कर लेता है, और जो भी फैट्स एनर्जी है उसमें से लेता रहता है जब उसको लंबे समय के लिए दूर खाना नहीं मिलता तो। ठीक है, तो अडेप्टेशन क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर लेते हैं या अपने इन्वायरमेंट को या अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अपनी बॉडी को उसी सराउंडिंग में सर्वाइव करने के लिए अपनी बॉडी को चेंज कर लेते हैं, तो वो अडेप्टेशन होती है। तो टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स में 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट और इक्वेटिक हैबिटेट। और अडेप्टेशन क्या होती है, अपने आप को अडेप्ट कर लेना, इन्वायरमेंट को अपने अंदर अडेप्ट कर लेना, अपने आप को चेंज कर लेना, अपने लाइफस्टाइल को। चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, वो जिस सराउंडिंग में रहता है उस अपने आप को उस तरह अडेप्ट कर लेता है तो बेस्ट होता है, नहीं तो वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। आगे हमारा टॉपिक है टेरिस्ट्रियल हैबिटेट। अभी मैंने बताया था आपको हैबिटेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट है टेरिस्ट्रियल हैबिटेट। टेरिस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। जो भी प्लांट्स और एनिमल लैंड पर रहते हैं उसको हम बोलते हैं टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ग्रीन लैंड, ग्रास लैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, ये उसके सब पार्ट्स हैं। टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स के भी 4 पार्ट्स हैं, ग्रास लैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड माउंटेन। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रास लैंड। ग्रासलैंड आर द एरिया विच रिमेन्स वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। ग्रासलैंड वो एरिया है जहाँ पर दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में ठंड होती है। मेनली ग्रासेस आर फाउंड इन दिस हैबिटेट। ज़्यादातर ये ग्रासेस इस हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर दिन में गर्मी होती है और रात को ठंड होती है, उसमें ये ग्रासेस पाए जाते हैं। Beside grasses, some shrubs, trees, and some flowering panels are also found in grassland. ग्रासलैंड में ज़्यादातर हमें क्या दिखाई देता है, श्रब्स, ट्री
और फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, द प्लांट्स फ्लावरिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में प्लांट्स में फूल लगते हैं। दिस प्लांट सर्वाइव कोल्ड विंटर एंड फ्राइज फायर्स बाय अंडरग्राउंड शॉर्टेज ऑर्गन्स एंड थिक स्टेम बेसिस। ये जो प्लांट्स होते हैं वो सर्वाइव कर देते हैं सर्दी में भी, और अंडरग्राउंड शॉर्टेज ऑर्गेनिज्म जो भी थिक स्टेम होती है उनमें सर्वाइव करते हैं। द वेजिटेशन हेयर द डीप रूट सिस्टम विच अनेबल प्लांट्स टू अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोयल। जो वेजिटेशन होती है वो डीप रूट सिस्टम होता है, मतलब कि जो प्लांट है वो उसकी जो रूट्स होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, वो अंडरग्राउंड होती है, उसी के अंदर वो सब कुछ ऑर्गेनिज्म मतलब और सारे जीव होते हैं। विच अनेबल प्लांट्स टू अब्जॉर्ब फ्रॉम दी सोयल। वो क्या करती है, जो स्टेम होती है प्लांट के अंदर, रूट्स होती है प्लांट के अंदर, मिट्टी के अंदर, वो क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है मिट्टी से पानी। द रूट सिस्टम आल्सो हेल्प्स देम इन एनकरेज। जो रीड सिस्टम है वो भी प्लांट्स को हेल्प करती है इनकरेज करने में, बड़ा होने में। द प्लांट्स हैव फ्लेक्सिबल स्टेम टू सो दैट दे कैन विदस्टैंड द स्ट्रॉन्ग विंड दैट फ्लो इन द ग्रासलैंड। जो ग्रासलैंड होता है वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, उनकी स्टेम इतनी फ्लेक्सिबल होती है, चाहे जितनी मर्जी तेज हवा आ जाए, बाढ़ आ जाए, वो स्टैंड मतलब सीधे खड़े रहते हैं, क्योंकि जो उनकी रूट्स होती हैं वो मिट्टी में पूरी अच्छी तरह से जकड़ी हुई होती है, जिससे उन्हें सीधा खड़े होने में हेल्प होती है। तो ग्रास लैंड वो एरिया है जहाँ पर दिन में गर्मी होती है और रात में ठंड होती है। वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, ट्रीज होती है, ग्रासेस होती है, घास होती है। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेशन इन ग्रासलैंड इंक्लूड, जो ग्रासलैंड में प्लांट्स उगते हैं उनके नाम क्या है, बफेलो ग्रास, कैक्टी, सीगर ग्रास ब्रश, पिन्नल ग्रासिस, सनफ्लावर, क्लोवर्स एंड वाइल्ड इंडिगोस। ये सारे जो प्लांट्स हैं ये ग्रासलैंड के पार्ट्स हैं। Grassland are open habitat full of food for the animals but they provide little space for shelter. जो ग्रासलैंड होता है वो बहुत बड़ा हैबिटेट होता है एनिमल्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर उन्हें खाना भी मिल जाता है, प्रोवाइड करते हैं, बट उनके लिए जो रहने की स्पेस होती है वो कम हो जाती है क्योंकि वहाँ पर ग्रास ज़्यादा होता है। मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल आर फाउंड इन दी ग्रासलैंड। बहुत तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं ग्रासलैंड पे, जैसे कि बहुत सारे जानवरों का, हार्बीवोरस एनिमल्स का घर है, जैसे कि बिसोन, ग्रेजल्स, जैब्रा, जिराफ, राइनोसोर्स, वाइल्ड हॉर्स, डियर एंड रैबिट्स। ये सारे हमें ग्रासलैंड में ही मिलते हैं। कार्निवोरस सच एज लायन एंड वोल्व्स आर फाउंड इन ग्रासलैंड। कार्निवोरस एनिमल्स में कौन कौन से होते हैं, लायन और वोल्फ। कार्निवोरस वो होते हैं जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और हर्बीवोरस वो होते हैं जो एनिमल ग्रास खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। ठीक है, तो ये था कि ग्रासलैंड क्या चीज़ है। अब है अडेप्टेशन इन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में हमें क्या अडेप्टेशन लेनी चाहिए, क्या क्या चेंज अपने अंदर लाना चाहिए। दे हैव कीन आईसाइट टू स्पॉट डियर डेंजर। उनकी वो जो आइज़ होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आईसाइट, ताकि वो जो खतरा आने वाला हो उनके पास उनसे बच सके। ये एनिमल्स के लिए बता रहे हैं कि एनिमल्स को क्या क्या अडेप्टेशन लेनी चाहिए। उनकी आईसाइट बहुत शार्प होनी चाहिए जिससे वो अपने खतरे को पहचान सके। The body color of these animals mostly gets conflict with the surrounding, making them less susceptible to predator and also help them to hunting their prey. जो उनका बॉडी कलर होता है एनिमल्स का वो उस इन्वायरमेंट से मिलता जुलता होता है जहाँ पर वो रहते हैं, और जो उनके खाने की चीज़ें होती है, खाने के जानवर होते हैं, उनको वो हंट कर सकता है अपने आगे पीछे से ही। जैसे कि लायन है, लायन ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पर और छोटे जानवर होते हैं जिसे वो खाकर अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स दैट अनेबल देम टू रन अवे फ्रॉम द हंग्री प्रेडेटर्स। जो जानवर होते हैं ग्रासलैंड के, उनकी जो लेग्स होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ताकि वो भाग सके हंग्री प्रेडेटर से। जो जानवर भूखे होते हैं उनसे वो दूर भाग सके। एनिमल्स इन द ग्रासलैंड आर यूजुअली मोर एक्टिव इन द रेनी सीजन। जो एनिमल्स ग्रासलैंड में रहते हैं वो ज़्यादातर एक्टिव होते हैं रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दे हैव लॉन्ग ईयर्स दैट अनेबल देम टू हियर देयर प्रेडेटर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। उनके जो कान होते हैं वो बहुत तेज होते हैं जिसकी वजह से वो आने वाले प्रीडेटर्स को मतलब अपने खतरे को पहचान सकते हैं डिस्टेंस से ही।
तो ये अडेप्टेशन उनकी होनी चाहिए ग्रास लैंड पे रहने वाले जानवरों की। उनकी आईसाइट तेज होना चाहिए, उनकी लेग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उनकी ईयर शार्प होने चाहिए, उन्हें आवाज़ और उनकी जो खाने की हंट करने की शक्ति होती है वो भी बहुत शार्प होनी चाहिए। तो ये थे अडेप्टेशन इन ग्रासलैंड। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अडेप्टेशन इन डेजर्ट्स। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।